औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। कहते हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए उसने रेडियस की डेरिवेशन जो है वो फाइंड आउट की है। अजीज़ तलबा, आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से याद रहे। लाहौर बोर्ड 2005, गुजरांवाला बोर्ड 2008, 2009, 2013, रावलपिंडी बोर्ड 2010, फैसलाबाद बोर्ड 2009, MNT मुल्तान बोर्ड 2008, फैसलाबाद बोर्ड 2011, 12 और 13 के पेपर्स का ये हिस्सा रहा है। दिस इज़ द डायग्राम which is given in this fig. This is the nucleus and this is the electron which is revolving around the nucleus. कहता है ये हाइड्रोजन एटम के लिए ख़ुसूसी तौर पे काउंट किया गया है। अजीज़ तलबा, कहता है बहुत डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम और आइन लाइक द He प्लस Li प्लस 2। He प्लस का मतलब भी यही है कि एक इलेक्ट्रॉन है और Li प्लस 2 का मतलब भी यही है कि लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक जो है पिक्चर को एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोजन की तरह का जो आयन होगा, हाइड्रोजन की तरह जो एक इलेक्ट्रॉन रखता होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। फॉर अ जनरल एटम कंसिडर इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E revolving around the nucleus having charge E. The atomic number is represented by Z. Z is the proton number, E is the charge on electron, M is the mass of electron, R is the radius of orbital, or V is the velocity of revolving electron. Students, you know that the electrostatic forces of attraction between the electron and the nucleus will be given by the following formula. Fe is equal to Ze square over 4 pi epsilon naught R का स्क्वायर। ये दिस विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। अजीज तलबा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपके सामने वो इधर इसने रिप्रेजेंट किया है। Ze स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कहता क्या है कि भाई ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके ज़रिए ये जो न्यूक्लियस है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी अट्रैक्शन में रखता है। सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक और बैक वक्त दो फोर्सेस, अजीज़ तलबा, दो फोर्सेस जो है बैक वक्त अमल पैरा हो रही होती हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो ऊपर लिखी हुई है mv स्क्वायर ओवर आर। ये हमने लास्ट जो आर्टिकल था mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, उसमें भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। mv स्क्वायर ओवर आर के बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करती है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को अंदर घुमाती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अच्छा, वो क्या कहता है? दिस विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर आर विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन नंबर 2। अब वो कहता है दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल होती है बट अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। अगर बराबर होंगी तो Ze स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर R। क्योंकि ये क्या है आपके सामने सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब इसको आगे लेके चलते हैं कि उसने कैसे ड्राइव किया एक्सप्रेशन। अजीज़ तलबा, ये देखें आप, वो कहता है mv स्क्वायर इज इक्वल टू Ze स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये क्या है? ये दोनों फोर्सेस में से उसने क्या किया, ये हमारे पास जो mv स्क्वायर की वैल्यू है इसको उधर ही रहने दिया है, दूसरी वैल्यू को ऊपर ले गया है। तो जनाब वो एक हमारे पास R का स्क्वायर था, एक R था, तो ये इसको R की वैल्यू को जनरेट करना चाह रहा है इधर। जब R की वैल्यू को जनरेट करता है तो R किस चीज़ के बराबर हो जाता है? Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। यानी कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो है ये इसको रहने देता है इधर ही, सिर्फ ये इस R को, ये जो R है इसको ले जाता है इस साइड पे, ये R इधर आ गया और mv स्क्वायर इस साइड पे आ जाता है।
अब अजीज़ तलबा आपको एक और बात याद रहे, हमने लास्ट टाइम जो है बोहर एटॉमिक मॉडल में ये बात डिस्कस की थी कि एंगुलर मोमेंटम mv² इज इक्वल टू NH/2 के बराबर होता है। अब इधर से हम v की वैल्यू ले लेते हैं, v की वैल्यू लेंगे तो m और r जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। अब जाहिर है इधर v² मौजूद है और ये वैल्यू है, ये v² मौजूद है और ये वैल्यू है सिर्फ v की। देन क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये 2 जो है ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, n² हो जाएगा, h² हो जाएगा, 4 π² हो जाएगा, m² हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब क्या करेंगे अजीज़ तलबा, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसकी वैल्यू हम ये इक्वेशन नंबर 4 जो इधर गिवन है इसमें v² की जगह पे पुट करेंगे। जब ये हम वैल्यू v² की जगह पे पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आती हैं और कटने के बाद आखिर में हमारे पास वैल्यू क्या रह जाती है, r इज इक्वल टू ε0 n² h² पाई m z e², ये वैल्यूज़ बच जाती हैं। अब एक और बात आपको याद रहे, फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, कहता है हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या होगा, 1। भाई z क्या है, एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर 1 के बराबर ही होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कहता है फिर हमारे पास ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी, ε0 n² h² और पाई m e²। अजीज़ तलबा इन सारे कांस्टेंट, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ε0 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, n1 पहले शेल के लिए 1 होगा, h जो है वो प्लाक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू उसने लास्ट टाइम हमने डिस्कस की, पाई भी एक कांस्टेंट है, m मैस है वो भी कांस्टेंट है, e जो है चार्ज है वो भी हमें पता है कितना चार्ज होता है। तो ये वैल्यूज़ कहता है सारी वैल्यूज़ को अगर पुट कर दिया जाए तो हमारे पास एक और नई इक्वेशन आती है, वो क्या है, r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू n²। n क्या है, इट रिप्रेजेंट द शेल, पहले शेल के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, जब 1 वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉन आएगी, जब 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 2.11 एंगस्ट्रॉन, 3 पुट करने से 4.75 एंगस्ट्रॉन, 4 पुट करने से 8.4 एंगस्ट्रॉन, 5 पुट करने से 13.22 एंगस्ट्रॉन। अजीज़ तलबा आपको ये बात याद रहे कि 1 और 2 के पुट करने से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन जब हम 3 को पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 9 हो जाएगा, थोड़ा सा जो है ये वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा जब 4 पुट करते हैं तो ये 8.4 हो गई है और 5 को पुट करने से 13.22 एंगस्ट्रॉन हो गई है। ये क्या चीज़ है एक्चुअली, जो ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट तरीन बात ये है कि वो कहता है R2 - R1 का डिफरेंस लो और फिर देखो R3 में से R2 को माइनस करो तो ये जो R2 - R1 का डिफरेंस है ये कम आता है, R3 और R2 का डिफरेंस उससे ज़्यादा आता है, R4 और R3 का डिफरेंस उससे भी ज़्यादा आता है। तो ये उसने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया है, यानी कि पहले और दूसरे शेल का डिफरेंस जो है वो कम है, दोनों में डिस्टेंस जो है वो कम है, यानी कि पहला और दूसरा शेल एक दूसरे के करीब है शायद, लेकिन कहते हैं दूसरा और तीसरा शेल एक दूसरे से दूर है, तीसरा और चौथा वो भी एक दूसरे से ज़्यादा दूर है। तो ये वाली बात भी आप लोगों को याद रहे। अजीज़ तलबा इस टॉपिक के अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट बातें याद रहनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, r इज इक्वल टू ε0 n² h² पाई m z e², ये वाली इक्वेशन आपको रट्टे से याद होनी चाहिए, यानी कि प्रूव करना तो चलो एक और बात है, आपको ये रट्टा भी लगा हुआ होना चाहिए इसके। दूसरा, ये वाली वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी वो पूछ ले तो आपको ये आनी चाहिए। तीसरा अजीज़ तलबा आपको ये बात रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज़ के बराबर होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस चीज़ के बराबर होती है। हमने इस टॉपिक के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस किया है और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस किया है और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया है। तो ये इन 3 चीज़ों को मिलाने के बाद आखिर में हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है। इसे क्या कहते हैं, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अजीज़ तलबा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं भी पेपर बनाने लगूँ और मुझे 2 सवाल बनाने पड़े तो ये डेरिवेशन ऑफ रेडियस और एनर्जी, इन दोनों में से एक सवाल ज़रूर दूंगा पेपर में। टॉपिक इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप दैट आप लोगों ने लर्न किया होगा। इस टॉपिक को बार बार सुने, इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।